everyone. Today, in today's lecture, we are going to discuss the concept of proved, disproved, may proved, conclusive proof, may presume, shall presume. ये सब terminology हम लोग समझेंगे and these terms have been given under section 3. In the second video, you have gone through some terms, that is fact, court, fact in issue, evidence, है ना. एक टर्म उसमें ये भी इंडिया, वो भी देख लेना आप लोग. और आगे चलते चलते सेक्शन 3 में हमें ये प्रूव्ड दिखता है, क्योंकि भाई एविडेंस एक्ट, बिफोर गोइंग थ्रू इनटू द डिटेल ऑफ एविडेंस एक्ट, वी मस्ट क्लियर दिस टर्म्स, अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज्ड. बहुत जगह आया है प्रूव्ड का, ऐसे सेक्शन में आता रहेगा, मे प्रिज्यूम का, कंक्लूसिव प्रूफ का. और प्रूफ, ये जो टर्मिनोलॉजीज है, इसमें अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो वो प्रोविजन भी आपको समझ में नहीं आएगा. मैं क्लियर बता दूं आपको. तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग में वी हैव टू मेक इट क्लियर. नाउ कम टू प्रूव्ड. A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought to act upon the supposition that it exists. अब what they are trying to say, कोर्ट तब किसी चीज को प्रूव्ड मान लेती है, कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट दिस फैक्ट इज प्रूव्ड, और यू मे से a particular fact is said to be proved when the court, after taking into consideration, believes that it exists. If court thinks it exists, so it means that fact is proved. और consider its existence so probable कि अगर कोई prudent man होता तो इस सिचुएशन में ऐसे वो रिएक्ट करता, उसको वो एग्जिस्ट करके रिएक्ट करता है, उसको हम प्रूव्ड मान लेते हैं. अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, एक गिवन सर्कमस्टांसेस है, और एक प्रूडेंट मैन जो होगा, एक नॉर्मल आदमी जो होगा, वो उसको समझ के प्रूव्ड, उसको समझ के रिएक्ट ऐसे ही करता, वो एक्ट अपॉन उस पे करता. प्रूडेंट मैन ऑट टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट. अगर एक इंसान ऐसे समझ के चल रहा है कि एग्जिस्ट है, उस एग्जिस्टेंस को समझ के वो एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो बीइंग ए कोर्ट, वो ऐसा कोर्ट समझेगी दैट फैक्ट इज प्रूव्ड. और ऐसा अगर कोर्ट समझे, बिलीव्स करे, तो माना जाएगा कि वो फैक्ट जो है प्रूव्ड है. अब फैक्ट का मतलब आप बेहतर जानते हो, सेकंड लेक्चर में हमने समझा दिया था आपको. पूरे एविडेंस एक्ट में यही लड़ाई चल रही होती है कि भाई इस फैक्ट को हम क्या मनवा ले, प्रूव्ड मनवा ले या डिसप्रूव्ड मनवा ले, है ना. साबित करना किसी चीज को, यही तो लड़ाई चल रही होती है एविडेंस एक्ट में. किसी फैक्ट को साबित करना, आप वहां पे थे या नहीं थे, ये प्रूव करना है. और अगर ये प्रूव्ड हो गया कि आप वहां पे थे, तब तो मैं केस जीत जाऊंगा. ये नहीं प्रूव हो पाया कि आप वहां पे नहीं थे, आई विल लूज द केस. इफ आई कुडंट प्रूव दैट यू वर प्रेजेंट देयर, then I will lose the case. So that's why I will try my level the best to prove that you were present at there at so and so time, है ना, so that case may be passed in my favor. तो इसी बात की लड़ाई होती है. तो इसीलिए भाई प्रूव्ड का मतलब हमें समझना है. हमने ये समझ लिया. प्रूव्ड डिसप्रूव्ड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है. मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ में आपको कंफ्यूजन आएगा. डिसप्रूव्ड का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है कि a fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believe that it does not exist. तो अगर कोर्ट ये बिलीव करते हैं कि भाई ये फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसे फैक्ट को, ऐसे तथ्य को हम डिसप्रूव्ड बोल देंगे, है कि नहीं. और considers its non-existence so probable that a prudent man ought to act upon the supposition that it does not exist. या कोर्ट कह रही है कि अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस एक आदमी जो प्रूडेंट मैन जो है ऐसे एक्ट कर रहा है, उसको ना समझ के एक्ट कर रहा है, यानी कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि ये जो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट. इट मतलब फैक्ट, है ना, कि एक ऐसे आदमी, प्रूडेंट, एक नॉर्मल बंदा ऐसे सोच के एक्ट कर रहा है कि जैसे वो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, है ना. तो ये माना जाएगा कि ये फैक्ट जो है डिसप्रूव्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर in a court I am saying, I claim that Mr. A was there in the house of Mr. B at 8 p.m. yesterday. I am trying to prove it.
और मिस्टर बी से पूछा गया तो वो बोल रहा है नहीं था, या मिस्टर बी इस तरीके से रिएक्ट किया है कि वो ऐसा लगे कि ए वहां पे नहीं था। ठीक है, एक मिस्टर बी, सपोज इट इज अ प्रूडेंट मैन और नॉर्मल मैन, एंड मिस्टर बी हैज रिएक्टेड इन सच अ मैनर दैट ए वाज नॉट देयर, और मिस्टर बी थिंक्स दैट मिस्टर ए वाज नॉट देयर। मिस्टर बी ऐसे सोच के चल रहा है कि मिस्टर ए वहां पे था ही नहीं। तो अगर कोर्ट को लगता है तो यस, दिस फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड। ए का बी के घर में होना ये डिस्प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव नहीं हो पाया। तो बहुत ही सिंपल है, प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड का मतलब कोई फैक्ट को आप तब कहेंगे साबित नहीं हुआ जब कोर्ट उसको कंसिडर कर ले, कोर्ट उसको बिलीव कर ले कि ये फैक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। या कोर्ट ये कह रही है कि अंडर द से अगर एक प्रूडेंट मैन होता तो एक प्रूडेंट मैन ऐसे रिएक्ट करता, ऐसे या रिएक्ट किया है या ऐसे करता जैसे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम डिस्प्रूव्ड कहते हैं। ठीक है, नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है कि एक फैक्ट ना तो वो प्रूव्ड साबित हो पाया, ना तो वो साबित हो पाया, ना तो वो नहीं साबित हो पाया। यानी कि एक फैक्ट को नॉट प्रूव तब कहेंगे, ए फैक्ट इज सेड नॉट टू प्रूव व्हेन इट इज नाइदर प्रूव नॉर डिस्प्रूव। यानी कि ना तो वो प्रूव्ड किया जा चुका है, ना तो वो डिस्प्रूव्ड किया जा चुका है, तो उसको हम नॉट प्रूव्ड बोल देते हैं ना। नॉट प्रूव्ड मतलब ना तो उसको खारिज किया गया, ना तो उसको मतलब प्रूव कर पाया गया, ना तो उसको डिस्प्रूव कर पाया गया। दैट इज कॉल्ड नॉट प्रूव। तो इसको हम नॉट प्रूव कर। डिस्प्रूव का मतलब कि वो कोर्ट बिलीव कर रही है कि ये जो है फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको हम डिस्प्रूव कह देते हैं। मे प्रिज्यूम का देख लेते हैं। अब मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ, इसको हमें देखना है। मे प्रिज्यूम में क्या होता है कि व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम ए फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड until it is disproved, or may call for proof of it। देखो, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल about these terminologies, may presume, shall presume, conclusive proof, we need to understand actually presumption. What is presumption? We need presumption क्या होता है, हमें ये समझने की जरूरत है, तभी हम ये समझ पाएंगे। अब presumption क्या होता है? Presumption is an inference। Inference किसके बारे में? Inference of fact drawn from other known or proved fact। Suppose some other proved factor, we have studied the proved fact। Proved, what is proved? Suppose one fact has been proved by the party, and on the basis of that proved fact, being a judge, I am inferring something from that proved fact, or I am trying to presume something. I just want to infer something from that fact which has already been proved. Means suppose Mr. A was there in the house of Mr. B at 8 p.m. It is already proved, and due to which what I am presuming being a judge that A might have killed Mr. B, something like that। मुझे लगा कि भैया A तो B के घर में था 8 बजे कल, ये प्रूव हो गया, तो उसका A का B के घर होना, A का B के घर होने से मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि अच्छा हो सकता है इसने मर्डर किया हो। क्या कर रहा था वो 8 बजे उसके घर? ये क्या है? ये प्रिजम्पशन है कि प्रिजम्पशन मतलब प्रिजम्पशन इज एन इन्फरेंस होता है, इन्फरेंस ऑफ फैक्ट ड्रॉन फ्रॉम एनी अदर फैक्ट और ड्रॉन फ्रॉम एनी प्रूव्ड फैक्ट जो ऑलरेडी प्रूव हो गया, या किसी और फैक्ट से, भले प्रूव ना हुआ लेकिन वो फैक्ट है, उससे आप एक इन्फर निकाल रहे हैं, एक इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं। आप समझ रहे हो प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? अब मे प्रिज्यूम का मतलब क्या हो गया कि भैया व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम ए फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड until it is disproved, or may call for proof of it। फैक्ट को लेके प्रिज्यूम कर सके, है ना। इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, ये जो है प्रिजम्पशन जो है उस फैक्ट को लेके हो सकती है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना। और ऐसे मे प्रिज्यूम में क्या होता है? कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट में नॉट प्रिज्यूम। मींस बीइंग ए कोर्ट, सामने वाली पार्टी कह रही है साहब हमने तो ये प्रूव कर दिया कि ए बी के घर पे था 8 बजे, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ए ने बी का मर्डर किया था। अब बी जो अपोजिट पार्टी है जिसपे इल्जाम लगा है,
वो मेरे को ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आप कैसे प्रूव कर सकते हो। नहीं, यस आई मे प्रिज्यूम। इफ यू वांट मी नॉट टू बिलीव और नॉट टू प्रिज्यूम दैट ए हैज मर्डर्ड मिस्टर बी, तो आप इसको डिस्प्रूव करो। अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव, जब तक कि सामने वाली पार्टी उसको रिबट ना कर दे रही है, खंडन उसका ना कर दे, जब तक सामने वाली पार्टी मुझे ये विश्वास ना दिला दे कि नहीं नहीं सर ए मर्डर नहीं किया, था वहां पे लेकिन ए मर्डर नहीं किया, किसी और एविडेंस से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, इनडायरेक्ट एविडेंस से, वो मतलब दुनिया भर की बातें बताएगा कि जो है मर्डर हुआ था, गोली से हुआ था, ए को बंदूक चलाने आता ही नहीं था, ए के पास बंदूक था ही नहीं, ये वो मतलब कैसे भी करके ये डिस्प्रूव कर दे कि ए जो है मर्डर नहीं किया, तब मैं मान लूंगा ए मर्डर नहीं किया। अदरवाइज आई मे प्रिज्यूम, आई एम हैविंग राइट बीइंग ए कोर्ट, आई मे प्रिज्यूम दैट मिस्टर ए हैज मर्डर्ड मिस्टर बी अनलेस एंड अनटिल यू डिस्प्रूव इट। दैट इज कॉल्ड मे प्रिज्यूम। अच्छा, मेरे पास मे प्रिज्यूम है, मतलब मैं हमेशा प्रिज्यूम नहीं करूंगा कि मतलब एक प्रूव्ड हो गया कि ए बी के घर पे था तो मैं यही प्रूव करूंगा कि ए ने मर्डर कर दिया बी का। नहीं, मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कि आई मे प्रिज्यूम, आई मे नॉट प्रिज्यूम। बीइंग द कोर्ट मे प्रिज्यूम, द कोर्ट मे नॉट प्रिज्यूम। अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया तो आप उसको डिस्प्रूव करो। आप पॉइंट को समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहे हैं? मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। अच्छा, शैल प्रिज्यूम में आ जाओ। अच्छा, other fact, other known or proved fact, it is of three types. You may presume, shall presume, and conclusive proof. The presumption के type हैं actually. These are the type. Presumption. Presumption. Presumption number one, may presume. These are the type. Presumption number two, shall presume. Presumption number three. एक तरीके के टाइप्स है। हमने आपको बता दिया प्रिजम्पशन क्या होता है। शैल प्रिज्यूम पे आ जाओ अभी। Whenever it is directed by this act that the court shall, अरे ये क्या कह रहा है? Whenever it is provided by this act, may presume में कह रहा है, shall presume में whenever it is directed by this act। अच्छा जी, मतलब ये हुआ कि एविडेंस एक्ट, द मोमेंट वी विल गो इनटू डिटेल under evidence act and we will see from different provisions, in some provision it might be mentioned that here the court may presume, and कुछ जगह पे लिखा होगा court shall presume। That's why they are trying to say whenever it is directed by this act or whenever it is provided by this act। तो यानी कि कोर्ट ऐसे नहीं, कोर्ट की मनमानी है, कहीं पे कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, कहीं पे कोर्ट प्रिज्यूम नहीं कर सकते। नहीं, एविडेंस एक्ट जब आपको पढ़ाएंगे, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम अंदर आएंगे हो, वहां पे कई प्रोविजन स्पेसिफिकली मेंशन है कोर्ट में प्रिज्यूम, है ना। ऐसी ऐसी बातें हैं तो कोर्ट में प्रिज्यूम, ऐसी बात में लिखा है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम। सो उस सिचुएशन में उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमेशा कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट करेगी ही करेगी प्रिज्यूम। अगर उस प्रोविजन में पर्टिकुलर प्रोविजन इट इज गिवन अंडर द गिवन प्रोविजंस इट इज मेंशन्ड दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम, देन इन सच सिचुएशन इन दैट केस द कोर्ट ऑलवेज मे प्रिज्यूम। इन दैट केस कोर्ट शैल नॉट प्रिज्यूम। मींस कि अंडर एविडेंस एक्ट अगर कहीं पर्टिकुलर केस में जैसा दिया वैसा ही होगा। तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट इज शैल, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। तो इसमें शैल प्रिज्यूम में भी कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। शैल प्रिज्यूम में क्या कह रहे हैं कि जब भी एक्ट बताए, एक्ट इस मामले में डायरेक्ट करे, तो कोर्ट जो है उस फैक्ट को प्रिज्यूम करेगी। कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। तो shall presume का क्या मतलब होता है? shall presume वहां आता है जहां पे कोई फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया है। एक फैक्ट प्रूव्ड हो गया है, यहाँ पे नोन नहीं है, यहाँ पे प्रूव्ड है। द फैक्ट एज प्रूव्ड, यहाँ पे क्या था? कोर्ट में प्रिज्यूम फैक्ट इट में आइदर रिगार्ड एज फैक्ट एज प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, हाँ। कोई अगर फैक्ट है, प्रूव्ड है, तो उसके बारे में एक इन्फ्रेंस निकाला जा रहा है। कोई फैक्ट प्रूव्ड है ऑलरेडी, तो उसके बारे में कोर्ट इन्फ्रेंस निकालेगी ही निकालेगी। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मान लिया ये फैक्ट प्रूव हो गया कि ए रात में 8 बजे बी के घर गया था और ए को पड़ोसी ने बंदूक ताने हुए देखा, यानी कि ए ने बंदूक ऐसे लिए हुए था
और बी मरा हुआ था जब पड़ोसी देखा। ये सीन था उस घर का, उस रूम का। तो अब ये चीज प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये बंदूक लिया था, फोटो तो सब देखा, सीसीटीवी देखा, ये फैक्ट प्रूव हो गया। द फैक्ट इज प्रूव दैट ए वाज एक्चुअली ए वाज हैविंग द गन एंड he was standing and the bee was lying on the floor and the blood was coming out of the body of the Mr. B. ये पिक्चर हमारे सामने आ गई, ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पे शैल प्रिज्यूम होगा, यानी कि मैं यही प्रिज्यूम करूंगा कि ए मारा है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि ए ने मारा, मैं मान लिया, मैं प्रिज्यूम कर लिया ए ने मारा, बीइंग अ कोर्ट। अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, अगर ये डिस्प्रूव्ड हो जाए तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन जब तक ये डिस्प्रूव नहीं होगा मैं यही प्रिज्यूम करके चलूंगा कि मिस्टर ए ने मारा है। मैं प्रिज्यूम में था कि मैं प्रिज्यूम कर सकता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं नहीं नहीं ए ने नहीं मारा था। ए को सिर्फ देखना बी के घर, ये नहीं ठीक है, मैं प्रिज्यूम भी कर सकता हूँ ए ने मारा होगा, मैं नहीं भी प्रिज्यूम कर सकता हूँ। मैं अगर प्रिज्यूम कर लिया तो सामने वाला डिस्प्रूव करेगा, सामने वाला डिस्प्रूव करेगा तब मैं उसको मानूंगा कि हाँ ए ने नहीं किया था, अदरवाइज नहीं। लेकिन शैल प्रिज्यूम में क्या होता है, मैं हमेशा ऐसे ही प्रिज्यूम करूंगा इस सिचुएशन में, अंडर गिवन सिचुएशन। वो एविडेंस एक्ट में देखेंगे अलग अलग जहां पे शैल प्रिज्यूम का वर्ड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो शैल प्रिज्यूम का मतलब समझ में आ गया कि देयर बीइंग प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ आर ऑलवेज ऑब्लिगेटरी, मींस बीइंग ए कोर्ट, एविडेंस एक्ट पुट्स the obligatory situation on the court, the court had to presume in such a way। जहां पे एविडेंस एक्ट कहता है आप यहाँ पे शैल प्रिज्यूम करोगे तो कोर्ट वहां पे शैल प्रिज्यूम करेगी। फिर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं होता है कि कोर्ट मान ले कि नहीं नहीं ये नहीं किया था, नहीं, कोर्ट के मन के ऊपर नहीं है। अगर कोर्ट एविडेंस एक्ट में उस सिचुएशन में कहा है कि कोर्ट को मानना ही है, मानना ऐसे प्रिज्यूम करना ही करना, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम इन सच सिचुएशन। अब आपको समझ में आ रहा है, ये ऑब्लिगेटरी होता है। जज कैन नॉट रिफ्यूज टू ड्रॉ द प्रिजम्पशन, जज जो मना नहीं करेगा प्रिजम्पशन ड्रॉ करने से, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। हाँ, ये जो प्रिजम्पशन है वो रिबटेबल भी हो सकता है, इररिबटेबल भी हो सकता है। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इंडिकेटेड बाय द एक्सप्रेशन शैल प्रिज्यूम। रिबटेबल जो प्रिजम्पशन, रिबटेबल इररिबटेबल समझ रहे हो ना? रिबटेबल मतलब होता है जो रिबट किया जा सके, इररिबटेबल का मतलब होता है जो रिबट नहीं किया जा सके। मींस रिबटेबल प्रिजम्पशन मींस वंस द कोर्ट हैज प्रिज्यूम्ड समथिंग, you are having chance to rebut it, उसको खंडन करना, to break करना, means by providing extra evidence or the providing more evidence you are going to change the mind of the court, that is called rebutable presumption। they hold good unless and until there is contrary evidence, the court shall presume the genuineness of every government publication। अब 84 में, सेक्शन 84 में गवर्नमेंट पब्लिकेशन है ना, तो ये सब कई सारी चीजें होती है, इररिबटेबल प्रिजम्पशन होती है। वो गवर्नमेंट ने कोई पब्लिकेशन निकाल दिया तब उसमें क्या आप रिबट करोगे, वो तो भाई ऑलरेडी प्रिज्यूम करेगी कोर्ट कि हाँ ये सही होगा, गवर्नमेंट ने पब्लिकेशन निकाला, तो कोई ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन हो गया। ठीक है, अब कंक्लूसिव प्रूफ में आ जाते हैं। Whenever it is mentioned that a fact is a conclusive proof, पहले ये देख लेते हैं। When one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, हाँ सबा, any issue? ये सब क्लास सही समझ लेना, प्रॉब्लम। कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है, जब भी कोई एक फैक्ट declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other a proof and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब, कंक्लूसिव वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, कंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, कंक्लूसिव, है ना? तो कंक्लूसिव का मतलब ये होता है whenever it is mentioned that a fact is conclusive proof of another fact, court has no discretion at all and cannot call upon a party to prove that fact। सेक्शन 41 है, वहां पे ये प्रोवाइड करता है इंटर लियर द फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट in exercise of matrimonial jurisdiction is a conclusive proof of the legal character। conclusive proof किसे कहते हैं कि conclusive proof एक कोई चीज प्रूव हो गया, अब उसको रिबट करने के लिए आप कोई एविडेंस नहीं ला सकते कोर्ट में। जैसे मान लिया कोर्ट में I'm presenting the order or the judgment of any other competent court to the court, in the court where my case is going on, to the same court I am presenting the judgment of any other competent court। अब मैं वो दे दिया कि देखिए साहब ऐसे ऐसे इस केस में ऐसे ऐसे केस था तो कोर्ट ने ऐसे ऐसे कहा था जजमेंट।
भाई रेफरेंस दिया जाता है ना कि आपने जब आप प्लेन दायर करते हो या डिफेंड करते हो तो उस मामले पे और कोर्ट क्या कही है ऐसी सिचुएशन में, क्या सिचुएशन थी, देन यू मे रिफर द केस. So I am giving the judgment of any other competent court. So the court will presume it. Court is not having option to reject that particular judgment. Court is not having option to presume or not to presume. The court will have to accept the judgment because the judgment has been passed by the competent court. आप उसको कैसे नकार सकते हो? तो कंक्लूसिव प्रूव होगा और उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा नहीं रिबट नहीं करेगा, उस चीज को खंडन नहीं करेगा. मतलब जो मेरे अपोजिट होगा वो आके ये बोलेगा नहीं ये जजमेंट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किया था, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इलीगली पास किया था, या ये फालतू में जजमेंट दे रहा है, ऐसा जजमेंट कुछ नहीं पास किया, ये वो सब नहीं बोल पाएगा. भाई जजमेंट है कॉम्पिटेंट कोर्ट का, उसमें आप क्या बोल दोगे? तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट ऑल्सो शेल नॉट अलाउ एनी एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट. कोर्ट जो है, कोर्ट विल नॉट अलाउ द अदर पार्टी टू डिस्प्रूव दैट जजमेंट. उसको हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं. अब आप इस चीज को समझ रहे हो ना कि when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, court shall on proof of one fact regard the other proved, है ना. कोर्ट उसको यही रिगार्ड करके चलेगी कि ये प्रूव्ड है, एंड शेल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट. और उसको अलाउ भी नहीं करेगी किसी अदर पार्टी को कि उसको डिसअलाउ करे, डिस्प्रूव करे, एविडेंस भी नहीं लेगी उसके खिलाफ कोई. बट courts are not bound to treat a registration endorsement as conclusive proof. कह रहे कोई registration endorsement है उसको कोर्ट बाउंड नहीं है कि उसको conclusive proof माने. There is no difference between the phrases conclusive evidence and conclusive proof as both are cases of irrebuttable nature. Conclusive जो proof होते हैं वो irrebuttable nature के होते हैं, ये भी आप ध्यान देना, क्योंकि irrebut नहीं किया जा सकता ना इसको. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस चार्ट के थ्रू. ये थोड़ा चार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, अगर इस चार्ट को आप देख लेंगे तो आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको. देखिए प्रिजम्पशंस का, एक तो आपको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड सेकंड वन इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज नेचुरल प्रिजम्पशंस. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में क्या होता है कि परमिसिव होते हैं ये, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज परमिसिव. रिबटेबल, इट इज रिबटेबल आल्सो, यू मे रिबट इट, and do not constitute a branch of jurisprudence. They are indicated in the act by the expression may presume. ये सेक्शन 88 में ये एक्चुअली may presume वाली बात कर रहे हैं, है ना. That is called may presume. Okay. Presumption of fact means may presume. Presumption of fact means what? That A went to Mr. B house at 8 p.m. yesterday, and it is proved. On that basis, I may presume, being a court, I may presume that A might have murdered Mr. B, and I may not presume. So this is a fact that A went to Mr. B house. This is a fact, and on the basis of this fact, I am presuming any other fact. I am presuming something else. So that is called may presume. I may or I may not presume. Natural presumption, you may say, natural presumption. एक आम आदमी अगर क्या presume करता है given situation, that is given circumstances, if court has presumed that Mr. A has murdered, then other party will have to present the evidence and will have to disprove this presumption. Unless and until the fact is disproved, मैं ये presume करके चलूंगा कि भैया ये A का मर्डर किया था. अगर मैं कर लिया हूँ, ऐसा presume कर लिया हूँ, तो हालांकि मैं presume है, मैं presume नहीं भी कर सकता था, लेकिन अगर कर लिया तो आपको disprove करना पड़ेगा. और सेक्शन में देख लीजिए कि एविडेंस एक्ट में जो बोल रहे थे ना कि एज डायरेक्टेड बाय द एक्ट, वो कहाँ है. मैं प्रिज्यूम का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 88 से लेके 288 है. ये जब सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे क्या कहने का मतलब. 90(114), ठीक है, 90 एंड है, एंड 114, एंड फ्रॉम 86 to 88 it talks about the may presumption. It talks about may presume. Presumption of law. Come to presumption of law. Presumption of law में क्या होता है, और artificial presumption. Presumption of law में क्या होता है कि ये always and always it is obligatory on the part of the court. So court shall presume always and always. It is actually shall presume. चलो इसके भी दो पार्ट करेंगे, फिर बताऊंगा shall presume क्या. फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि ये obligatory होता है. Presumption of law जो है it is obligatory. It is permissive.
इज परमिसिव, इट इज ऑब्लिगेटरी। अब इसके प्रोविजंस कहाँ पे, इसको हम दो पार्ट पे कर दिए हैं। अच्छा, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को रिबट भी किया जा सकता है, इट मे बी रिबटेबल और इररिबटेबल एंड कॉन्स्टिट्यूट ए ब्रांच ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये रिबटेबल भी हो सकता है, इररिबटेबल भी हो सकता है। अब देखिए रिबटेबल में आइए, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कौन कौन से? रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होते हैं ये शैल प्रिज्यूम के थ्रू बताए गए हैं ना, इसको हम शैल प्रिज्यूम कहते हैं एक्चुअली, शैल प्रिज्यूम। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये जो सेक्शंस है 79 to 85 शैल प्रिज्यूम के बारे में बात करते हैं, 89 और 105 ये शैल प्रिज्यूम की बात करते हैं। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मींस कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम इन ए गिवन सर्कमस्टेंस, द कोर्ट शैल ऑलवेज प्रिज्यूम, उस चीज को ये प्रिज्यूम करेगी कि हाँ ऐसा है। हाँ, उस चीज को डिस्प्रूव कर दो तो अलग चीज है, लेकिन हमेशा शैल प्रिज्यूम करेगी। और रिबटेबल भी रहते हैं। रिबटेबल मतलब कि सामने वाली पार्टी जो उसको रिबट भी कर सकते, खंडन भी कर सकते। कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया तो उसको खंडन भी कर पाएगी सामने वाली पार्टी, उसके अगेंस्ट में एविडेंस ला के देगी कि नहीं नहीं साहब आप गलत प्रिज्यूम कर रहे हो, देखो ये एविडेंस है, अब आप इस चीज को रिबट कर दीजिए, मैं खंडित करता हूँ आपकी प्रिजम्पशन को। then the court will accept it and it may be rebutted, and unless and until you produce or the fact is disproved, the court shall always presume. irrebutable presumption में क्या होता है? irrebutable presumption of law में ये होता है कि उस चीज को आप रिबट भी नहीं कर पाओगे, है ना। एक बार वो हो गया तो हो गया, कंक्लूसिव प्रूफ जिसे आप कहते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ, है ना। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाके दे रहा हूं आपको कोर्ट में, तो उसमें क्या शक है आपको? इट्स अ कंक्लूसिव प्रूफ, द कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज डिसाइडेड इन सो एंड सो वे। अब उसमें क्या दूसरा पार्टी लाएगा, खंडन करेगा, दूसरा पार्टी लाके ये कहेगा नहीं नहीं ये सुप्रीम कोर्ट जो था कोई और सुप्रीम कोर्ट था, या सुप्रीम कोर्ट ने गलत पास कर दिया, ऐसे बोलेगा अदर पार्टी। नहीं, तो सम टाइम कई चीजें होती हैं वो कंक्लूसिव प्रूव हो जाता है, वो मतलब उसके बारे में आप फिर खंडन नहीं कर सकते, कुछ उसके बारे में बोल ही नहीं सकते सामने वाले को, तो इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है। यानी कि कोर्ट के ऊपर बाउंड ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी दोनों सूरत में है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन, ऑब्लिगेटरी, इसके अंडर में हम दोनों पढ़ रहे हैं। कोर्ट शैल ऑलवेज प्रिज्यूम लाइक दैट, कि जो चीजें हैं वही प्रिज्यूम करेगी कोर्ट, कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है, ऑब्लिगेशन है। बट समटाइम इट मे बी रिबटेबल, समटाइम इट इज नॉट रिबटेबल। शैल प्रिज्यूम रिबटेबल है, कंक्लूसिव प्रूफ इररिबटेबल है। कंक्लूसिव प्रूफ का प्रोविजन सेक्शन 41, सेक्शन 112, 113, तीन सेक्शंस हैं जो विच टॉक्स अबाउट द कंक्लूसिव प्रूफ, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीनों में फर्क समझ में आ गया होगा। फिर भी जब जब सेक्शंस आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, दोबारा इलेबोरेट कर देंगे। अच्छा, डिस्टिंक्शन अगर सेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में पूछा जाए तो क्या हो सकता है डिस्टिंक्शन? तो आप बोल सकते हैं कि मे प्रिज्यूम द कोर्ट हैज एन ऑप्शन टू रेज द प्रिजम्पशन और नॉट। मे प्रिज्यूम में क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम, सो इन मे प्रिज्यूम द कोर्ट इज हैविंग ऑप्शन टू प्रिज्यूम और नॉट। इन शैल प्रिज्यूम में क्या होता है? कोर्ट हैज टू प्रिज्यूम, कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट मस्ट नेसेसरीली रेज द प्रिजम्पशन। जैसे एक घर बी के घर चला गया और वो मान लिया मे प्रिज्यूम में आ रहा है, सेक्शन वाइज 86 to 88। चलो 86 में बता देता हूँ क्या है ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। मैं पहले मे प्रिज्यूम का, आई एम गोइंग टू टेक अप द एग्जांपल ऑफ मे प्रिज्यूम, आई एम गोइंग टू रीड आउट सेक्शन 86 so that you may understand properly how in act they have mentioned 86. I hope everyone is having their act. Come to 86. Yes, 86 says presumption as to certified copies of foreign judicial records. So under the chapter of documentary evidence, we will tell you that how the documentary evidence, you know, is important. And under evidence also, the moment I told you the definition of evidence, I told you the evidence may be of two types: direct evidence, indirect evidence, oral evidence, documentary evidence. I hope everyone is clear about that.
So documentary evidence में क्या होता है, कह रहे हैं the court may presume, so section 86 whenever you read it out you will see the court may presume, here it is written specifically that the court may presume. So under the provision it is saying that court may presume, so always and always the court may presume, court shall not presume, not like that. Court is not, court is having option under this section, court is having option. Court may have presumption, court may not have presumption. So the court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record, any country not forming part of India, or of Her Majesty's dominion in genuine and appropriate, if the document purports to be certified, means if you are producing judgment passed by the court, but the court is situated outside country. Suppose you are producing the judgment passed by a court in America, American court. So in such situation, the Indian court is having option. The court may presume, court may take, court may after taking the judgment, court may infer one conclusion, court may infer some presumption or not. It depends up to the discretion of the court. You cannot bound to the court that okay, this is the American court judgment. You have to think like that. Whatever the judgment has been passed by the court, you have to go by that court, that judgment, not like that. So under 86, court is having option to presume or not to presume. Court may take the judgment seriously passed by the American court or not. 86, 80, अब ऐसे 87 में देखोगे presumption as to books, maps and charts. Court may presume that any book to which it may refer for information or matters of public or general interest, and that any published map or chart, the statement of which are relevant facts and which is produced for its inspection was written and published. So I'm producing some map, some books to the court, and in such case also the court is having option. Court may presume or may not presume, because maps and books cannot be the conclusive proof. It may be wrong. It may be, you may make a map on your own self. So being a court, I'm having option to presume or not. So that is called may presume, 87. So that likewise in different sections, they have used the word may presume. If they have used the word may presume, so it will come under the may presume concept, and the court is having option to presume or not presume. Ab come to shall presume, suppose 79, come to 79. 79 वाला भी मैं दिखा देता हूँ आपको. Presumption as to genuineness of certified copies. Court shall presume to be genuine every document purporting to be a certificate, certified copy, or other document which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer of central government or of a state government or by any officer in the state of Jammu and Kashmir who is duly authorized thereto by the central government. Simple. So मैं प्रिज्यूम में हमने क्या पढ़ा कि बाहर की कोर्ट थी, वो कोई जजमेंट पास कर रही है तो कोर्ट के पास ऑप्शन है, कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर सकती है, नहीं कर सकती है. लेकिन 79 में ये कहते हैं कोई भी सर्टिफाइड कॉपी है. अच्छा एक बात बताओ, while getting the admission in any university you produce your 10th certificate or 12th certificate, correct? 12th certificate sometime it may be attested by your principal. Principal means principal of your 12th standard school. Once you have get signed or gets attested by that principal, it becomes a certified copy. Certified copies means what? एक तो होता है photocopy, यानी कि you are having mark sheet or certificate and you go to the printer shop and you get the photocopies of that certificate. It is not the certified copies. Certified copies means originally suppose the document was issued by your school or CBSE authorities or by your principal. Originally it was issued by him. So after getting copies, or you are going again to that officer, that principal, and to get it signed by that principal, that it becomes the certified copy. So once you produce the certified copy to your university to get the admission, so it shall be presumed ये भैया certified copy है ना. वो कोर्ट की मान लिया कोई केस आ जाता है कि भैया ये जो सपोज आप किसी मामले में फंस जाते हो, ये होता है कि आपने एडमिशन फ्रॉड लिया था, यूनिवर्सिटी केस करती है, आप भी केस दायर करते हो कि भैया हमने तो सब कुछ सही दिया था, सर्टिफाइड कॉपी दिया था, मैं तो सब पास हूँ, 12th स्टैंडर्ड पास हूँ, और आपने उसी सर्टिफाइड कॉपी को यू हैव प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट. वंस यू प्रोड्यूस द सर्टिफाइड मार्कशीट और सर्टिफाइड कॉपी of your certificate,
which declares that you have 12th standard passed out students and there is no fraud, the court shall presume कि हाँ भैया ये 12th पास है, unless and until the university disprove that whatever the certificate you have produced to the university, it has been obtained by fraud. जब तक यूनिवर्सिटी रिपिटेबल है ना, ये शैल प्रिज्यूम, ये रिपिटेबल है, 79 वाला रिपिटेबल है, यानी कि यूनिवर्सिटी अगर कोई और पुख्ता सबूत ले आए कि नहीं नहीं सर ये जो है ना प्रिंसिपल से मिला है, एक्चुअली 12th इसने पास ही नहीं किया है, सर्टिफिकेट ऐसे ही फ्रॉड में प्रिंसिपल को 1 लाख रुपए दिया, प्रिंसिपल ने फर्जी जो है सर्टिफिकेट बना के दे दिया इसको 12th स्टैंडर्ड का, अगर वो ये प्रूव कर दिया तो रिबट हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, फिर जो है कोर्ट आपको मान लेगी कि आप 12th पास नहीं हो। अदरवाइज इन केस अगर वो रिबट नहीं करता है तो ये हमेशा शैल प्रिज्यूम करेगी कोर्ट कि आप 12th स्टैंडर्ड पास हो, बिकॉज यू हैव प्रोड्यूस्ड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। तो क्या कह रही है सर, जो नोटरी से करवाते हैं डॉक्यूमेंट वो किस तरह के डॉक्यूमेंट कहलाते हैं? वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, नोटराइज होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो डिपेंड करता है कितना पुख्ता है, कितना अच्छा है वो। नोटराइज, सर्टिफाइड एंड नोटराइज इज समथिंग एल्स। देखो सर्टिफाइड मींस कि जो डॉक्यूमेंट जहां से रिलेटेड है वहीं से आप उससे अटेस्ट कर, सपोज यू वांट खसरा खतौनी ऑफ योर लैंड, सपोज देयर इज सिविल मैटर, खसरा खतौनी आपको निकलवाना है, तो खसरा खतौनी कहां से जाओगे निकलवाने, कहां पे डिटेल होता है? कचहरी में, कचहरी में जाओगे तो 10 रुपए देके उससे निकलवाते हो तो वो सर्टिफाइड करके देता है अपना साइन करके, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड। अब उसके लिए वो कोर्ट में थोड़ी जाओगे नोटराइज करवाने, उसको नोटराइज करवाना थोड़ी जरूरी है क्या? नहीं है, वो तो सर्टिफाइड है कंसर्न डिपार्टमेंट से, इट शुड बी सर्टिफाइड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। रिजल्ट है, मार्कशीट है, कहां जाओगे सर्टिफाइड कराने? कोर्ट में, लॉयर से। क्यों, उससे क्या करवाओगे भाई? वो किसने इशू किया था मार्कशीट? आपका प्रिंसिपल ने आपका इशू किया था, सीबीएसई ने इशू किया था, प्रिंसिपल के पास जाओगे उसको सर्टिफाइड कराने। नोटराइज में ये होता है, ठीक है रेंट एग्रीमेंट है, आपके मेरे बीच रेंट एग्रीमेंट हुआ, आप नोटराइज कर लिया तो थोड़ा सा पुख्ता हो जाता है वो कि हाँ भाई चलो एज पर नोटराइज एक्ट ये एडवोकेट से कंसर्न कॉम्पिटेंट एडवोकेट से नोटराइज है, थोड़ा सा बिलीव किया जाता है उसमें। स्टाम्प ड्यूटी है जो एक्ट में है वो आपने स्टाम्प पे किया तो इट बिकम्स ऑथेंटिकेटेड, सिर्फ ओरल नहीं रह जाता, वो लिखित में हो गया, ठीक है? वो भी अपना उसका अलग इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है। अच्छा इररिबटेबल में देख लेते हैं भाई, इररिबटेबल में सेक्शन 41 देख लेते हैं, एक एग्जांपल लास्ट वाला है हमारा 41 रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट और एक्सेट्रा जुरिसडिक्शन। ये कह रहे हैं फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिग्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction which confers upon take। ये वो वाला मामला है, कोई फाइनल जजमेंट पास कर दिया कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, डिग्री पास कर दी, तो उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है ना, उसको फिर इररिबट नहीं कर सकते। जजमेंट इन रेम है ना। और 112 देख लेते हैं, 112 भी मैं आपको बता दूं, 112 लेट्स सी 112 we will discuss in details this section, just I am going through just to make you understand what is going on. Birth during marriage, conclusive proof of legitimacy. Simple. The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days after its dissolution, mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time। ये थोड़ा टिपिकल है, मैं आपको समझा दूंगा। कोई बच्चा मतलब कि शादी में बच्चा है, वो बच्चा लेजिटिमेट है या नहीं है, तो बच्चे का जो सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, वो अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ होगा, ये वो बोल रहे हैं, इररिबटेबल भी होगा ये। तो ठीक है, ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मैं आपको जस्ट बता रहा था कहाँ कहाँ प्रोविजंस में, क्योंकि भाई आपने देखा ना यहाँ पे मैं प्रिज्यूम में इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, सो वेयर इट इज प्रोवाइडेड may presume has been provided under section 86, 87, 88, 90, 114, okay? When it is directed, what is about shall presume? About shall presume, they are trying to say whenever it is directed by this court, so where it has been directed? It has been directed under section 79, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 105, ठीक है?
सो यू हैव टू गो वंस अगेन, पढ़िए उसको, नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. सो आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा. देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द second chapter, that is relevancy of fact, one of the very important part of the Indian Evidence Act, and it contains, it starts from section 6 and it ends to section 55. So there are more or less more than 55 sections, and this is just 50%. If you read it out, this chapter relevancy of fact means you have 50% complete the Evidence Act. 50% आपको वहीं कंप्लीट हो जाएगा. तो सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट था, सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सेकंड चैप्टर अच्छे से कर लिए तो मतलब आप समझ लो कि 50% आपका यही सही हो गया एविडेंस. बाकी तो है ही है. ठीक है, रेलेवेंस ऑफ फैक्ट से क्वेश्चन भी आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट चैप्टर से देख लेना आप लोग. सो आज की क्लास यहीं तक. थैंक यू सो मच.